नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी मैं यहाँ क्लिनिकल समाचार शुरू कर रहा हूं। कृपया मुझे होस्ट बना दिया जाए ताकि मैं स्क्रीन पे शेयर कर पाऊं। हाँ, थैंक यू। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं आरती मैम को होस्ट बना देता हूँ। अगर कोई कंडीशन से मेरा ये हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं चला जाऊं, तो आप थोड़ा संभालिएगा। तो आरती मैम कैसी हैं आप? एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अच्छा, हो रही है। वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? जो साइनोसाइटिस वाले पेशेंट हैं उनका सर कैसे? वो ठीक है, बीच में उनको थोड़ी छींकें लगती हैं। और उनको ना आज जब ऑयल वो शवियतू वाला डाल रहे थे ना, तो उनको चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन सा हुआ। अच्छा। तो ऐसा मतलब उनको हुआ, तो बट डालने के थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया था, जैसे 10-15 मिनट और मतलब रेस्ट किए तो ठीक हो गया था वो। अच्छा, और अभी कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट लग रहा है उनका पूरा? सर जो डेफनेस है वो तो ऑडियोमेट्री करवा के पता लगेगा, और वो जो हाँ। आपका भी ऑयल है तो वो जब भी आप भेजेंगे वो नेक्स्ट वाला यूज करेंगे, रामेठा वाला। अभी तो वही चल रहा है करण पूरन के लिए, शवियतू और शीर वाला। तो हाँ। अभी उनको छींकों में काफी इम्प्रूवमेंट है। और मतलब आगे तो बहुत ज्यादा रहती थी, तो उस चीज में अभी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। बस अभी और लग वो, रहा है ऑयल उनको। और ये जो स्पॉन्डिलाइसिस भी था ना, एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस? जी सर, वो वस्ती मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो उनके लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था। मतलब ये सब 5 दिन में 5 प्रोसीजर हो रहे थे, तो इसलिए वो बंद कर दिया। वो 6 दिन दिया था, तो वो बोले कि अभी इसको थोड़ी देर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। वो ठीक है, लेकिन पेन कम हुआ ना? मेन है नहीं, वो कि पेन तो सर दूसरे दिन ही कम हो गया था मात्रा वस्ती से। फिर भी मेरे को था चलो 8 पूरी कर लेते हैं, बट वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी एक बार ये कर दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है। और उनको नींद वगैरह अच्छी आ रही है? हाँ हाँ सर, नींद बहुत अच्छी आ रही है। और कभी कभी तो शीरबला वाला जब डालते हैं तो कभी कभी उनके खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से सो जाते हैं वो वहां पे। हाँ, तो कितना अच्छा, बढ़िया काम किया आपने। जी सर। प्रोडक्ट। और उसी ऑयल को रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मेरे एक और पेशेंट है, उनका ना पूरा पित्तज प्रकृति है। हाँ। और मतलब जो भी उनके मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, उनको पित्तज प्रकृति है। और उनको ना जैसे खांसी होते होते एकदम से बंद भी हो जाती है, ड्राई कफ होती है, और फिर हाँ। बंद भी हो जाती है। और ऐसा उनको सिर्फ जैसे हफ्ते में एक आध बार ऐसा एपिसोड होता है। और सर्दी में उनको ऑन एंड ऑफ ये सारी चीजें होती रहती हैं। जुकाम मतलब होता है, और एलर्जिक है वो वीट के लिए। जैसे गेहूं के आटा जैसे है, मतलब कोई आटा बना रहा हो या देख लें वो, तो उनको हो जाता है, ये डस्ट से हो जाती है एलर्जी। और उसको भी ये सेम ऑयल डाल सकते हैं क्या? हाँ, जरूर डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप उन ये तो करिए ही, आप उनका अग्नि भी अच्छा करिए। जी सर, अग्नि के लिए मैंने उनको वो दे दिया है अपना, एक अजमोदा आदि चूर्ण दिया है, और साथ में ये लहसुन आदि वटी दिया है उनको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और काम। और ये जैसे अभी
शरद ऋतु शुरू हो जाएगा तो उसमें वो 10-10 ml उनको डलवा दूं, उनको भी ये ऑयल। हेलो हाँ, आप क्या बोल रही थी मैम, क्या बोल रही थी? सर, जैसे उनके एक पित्त प्रकृति तो है ही है, और हाँ, वो ना जिमिंग बहुत करते हैं पेशेंट ना, 2.5-2.5 घंटे जिम में रहते हैं और वेट्स वगैरह सारे वो करते हैं। हाँ, और जैसे अभी शरद ऋतु शुरू हो जाएगा और उनका पित्त प्रकृति है, तो उनको ये 10 ml की मात्रा में रोज 10 to 20 ml हाँ, रोज दे दिया करूं। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आप इतना करिए और बाकी भी उनके जो पित्त, वो कफ, वो सबको भी बैलेंस करिए। सर उन्होंने विरेचन कराने के लिए बोला मेरे को कि वो हाँ, विरेचन के लिए रेडी हैं, हाँ, तो विरेचन अभी उनका करूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और आप मैच नहीं देखती हैं, इंडिया पाकिस्तान? हाँ जी सर। मैच नहीं देखती हैं? सर देखती थी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, घर भी देखना होता है, बच्चे भी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हम तो मैच देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी पहले आयुर्वेद का, पहले ये जरूरी है ना। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, कुछ बोलना चाहते हैं? आप एक पेशेंट लाने वाले हैं मिश्रा जी, शायद सर के पास आवाज नहीं जा रही है। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट आएंगे तो आप अनम्यूट करके बताइएगा। बाकी प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? आज 3 बजे वाला लेक्चर नहीं हुआ, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? डॉक्टर रमेश गौतम जी, जी सर। हाँ, कैसे हैं? कोई केस बताना चाहते हैं बताइए या डिस्कस करिए। एक सर केस नहीं था, मैंने आज के लेक्चर के बारे में पूछना था थोड़ा सा। पूछिए पूछिए। सर आज आप जैसे बता रहे थे कि जो अब मेमोरी का होता है, वात पित्त और कफ तीनों बता रहे, 3 टाइप के होते हैं। हाँ, तो उसमें वात का तो आप बता रहे थे कि छोटी छोटी बातें अभी करते करते भूल जाना क्या कर रहे हैं, तो वातज के वो सिम्टम होते हैं। हाँ, और पित्तज और कफज के क्या सिम्टम होते हैं? पित्त, देखिए बात में हमने बात का शमन कर दिया ना तो मेमोरी अच्छी हो जाती है वायु की वजह से। जैसे कि जागरण कर दिया, अति वैवाह कर लिया, अति मैथुन कर लिया, तो उसके वजह से वात प्रकोप हो गया और मेमोरी लॉस होना। और फिर जी। बात का और ज्यादा देखेंगे तो पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर जी। डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, ये सब वायु की वजह से होते हैं। तो वो व्याधि में वायु का शमन करते जाएंगे, मेमोरी अच्छा होते जाएगा। पित्त वाला देखेंगे तो उसमें क्या रहता है कि जैसे पित्त के सिम्टम, जैसे पित्त जब बस मार के आप सिम्टम देखिए, झटके आते हैं तो मुंह से झाग आती है, अगर पित्त जब बस मार है तो, अगर उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है। या फिर पित्तज उन्माद में देखेंगे तो पित्तज पागलपन आ रहा है, तो उसमें पेशेंट वायलेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। जो व्याधि है उससे रिलेटेड है क्या, या फिर नॉर्मली सबको नहीं होता है ये मेमोरी लॉस, ये सिचुएशन और बीमारी उसके हिसाब से होता है। कफज वाले जो रहते हैं वो कफज उन्माद के होंगे या कफज अपस्मार के होंगे, या फिर उनकी बुद्धि जाड्यता होगी बहुत ज्यादा, तो उसमें हमें शिरोविरेचन करके फिर मेमोरी को एनहांस करना पड़ता है। वो सर मुझे ऐसा था कि हमारे पास ना कई बार बच्चे आते हैं मेमोरी इंप्रूव करनी है उनकी, तो उनकी मेमोरी तो अच्छी है, उनको एमनीशिया नहीं है, उनको वो बीमारी नहीं है, उनको मेमोरी इंप्रूव करना है ना। तो उसमें हम मेद्य द्रव्य देंगे और संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य, जैसे कि बच्चा तेल का नस्य दीजिए, ज्योतिषमती तेल का दीजिए, उनका एमनीशिया नहीं है बीमारी। कई बार आते हैं ना पेरेंट्स की, वो कहते हैं कि काम वैसे तो मेमोरी ठीक है, लेकिन ये ऐसे काम क्या भेजते हैं करने के लिए तो जाते जाते भूल जाता है, तो उसमें फिर मेदे देंगे कि या फिर उसमें मेदे ही देनी है। कफ का डिफरेंस? नहीं, मेदे देने, उसका ध्यान नहीं है, मम्मी ने जबरदस्ती बोला वो इग्नोर कर रहा है, तो वो बीमारी थोड़ी ना हुआ, वो तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे था कि शायद उसमें भी शायद वात पित्त कफ के हिसाब से आपको देखना है तो देखिए, लेकिन वो तो बहुत छोटा है वात पित्त, वो तो ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। वो शोले मूवी में बसंती भी भूल जाती थी, आम लाने है तो भूल जाती थी, वो उसका एमनीशिया थोड़ी ना है। ठीक है। आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? प्रणाम सर, मुझे डॉक्टर अंजना से क्वेश्चन पूछना था, मेरा 3 दिन से। हाँ जी, हाँ जी। अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं कुछ?
अंजना मैम है? सरोज मिश्रा जी, आप कुछ लिखे थे बहुत अच्छा सा, आप कुछ बोलेंगे एमनीशिया पे? डॉक्टर सरोज मिश्रा जी। अच्छा, अंजना मैम का पहले हो जाने दीजिए। अंजना मैम सर आपसे प्रणाम। 1 मिनट से रुक जाइए, अंजना मैम वाला हो जाने दीजिए बात। आरती मैम पूछिए आप। नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। सर, सर हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी मैम प्रणाम बताइए। प्रणाम मैम। पहले तो बहुत जी बहुत मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अवार्ड के लिए। अरे मैम वो तो एक्चुअली जो हम लोग वो करते हैं ना, लेक्चर देते हैं रिसोर्स पर्सन की तरह, तो वो सबको नहीं वो नहीं तो मैम, होता वो है। बहुत इंस्पिरेशनल होता है आपकी हर एक चीज ही। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। बताइए बताइए। मैम मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था। 25 इयर्स की फीमेल है और उसके 9 मंथ्स हो गए मैरिज को, और जी जी उसको लास्ट 1 ईयर से, मैरिज से 3 महीने पहले से ही उसको एडिनोमायोसिस मतलब डायग्नोज हुआ था अल्ट्रासाउंड में। तो जी अभी मतलब उन्होंने रीसेंट अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी एडिनोमायोसिस ही है उसको। उसको जी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको 1 वीक पीरियड्स रहते हैं, और पीरियड्स के दौरान उसको बहुत एक्सट्रीम में पेन रहती है। जी 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 और जी हाँ जी, एक्सट्रीम में पेन रहती है। और उनका हेतु क्या है कि उसका लाइफस्टाइल बहुत ही ऐसा है कि वो हफ्ते में 3 या 4 बार वो बाहर से खाना खाती है, स्पेशली फास्ट फूड हो गया या कुछ भी, मतलब होटल का, ढाबे का, मतलब कुछ भी बाहर का खाना खाना ही है रात को। तो ये उनका रूटीन है। और सुबह मतलब उनका ऐसे रहता है कि 9 से 10 बजे खाना खाना, और उसमें पोहा या कोई हल्की चीज, और पूरे दिन में 1 चपाती खाती है वे। और उसका वेट जो है 89 केजीज है, और हाइट है 5'9". जी। हाँ जी। तो तो उसका एडिनोमायोसिस जो आप बता रहे हो, हाँ जी, हाँ तो जी। केवल एडिनोमायोसिस लिख रहे हैं कि कुछ 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 बता रहे हैं कि ये लेजन यहाँ बन गया है, या इस तरह से कोई साइड बता रहे हैं? नहीं नहीं मैम, सिर्फ एडिनोमायोसिस ही है उनको। और उनको मतलब डॉक्टर ने बोला कि मतलब उसकी वजह से वो कंसीव भी नहीं कर पा रहे। तो अभी तो 9 मंथ्स ही हुए हैं मैरिज को, बट स्टिल मतलब उनको है कि वो कंसीव कर जाएं। ट्रीटमेंट आप क्या चलाए, कुछ चलाए आप? नहीं मैम, अभी उन्होंने आना है मेरे पास, मेरे को सिर्फ रिपोर्ट भेजा था, तो ये मैंने बॉडी मतलब। बॉडी वेट और हाइट के बारे में आइडिया है क्या? हाँ जी मैम, हाइट उनकी 5'9" है और बॉडी वेट 89 केजीज है। बीएमआई थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे होगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही थी ना, ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको वही पूरा कार्य करना पड़ेगा, तो शोधन जरूरी होगा। तो हाँ जी सबसे मैम, वो पहले बहुत परेशान है, मतलब वो 1 ईयर से जैसे मतलब इधर उधर जा ही रहे हैं। तो वो अभी हार कर वो आयुर्वेद में आए हैं, तो इसीलिए वो सारा कुछ कराने को तैयार है। उनको ये कि हम मतलब ठीक हो जाए और साथ में कंसीव भी हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा मैम। पहले नस से करना है, बस्ती करना है, लेकिन दीपन पाचन से स्टार्ट करना है अच्छे से। जी बढ़िया से मैम। दीपन दीपन पाचन बढ़िया से करिए। थोड़ा मेडिटेशन पे काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्तर को भी हमें सबल बनाना है ना। तो जी जी। मेडिटेशन से कराइए, ओम का जाप जैसे बताते हैं, और थोड़ा सा प्राणायाम है। अगर आसन करेंगे तो मार्जार आसन से कैट्स कैट्स कहते हैं ना, हम लोग की कैट्स पोज जो होती है, वो बहुत फायदा हाँ जी, हाँ करती जी। है ना। या ठीक है। सूर्य नमस्कार तो बेस्ट होता है। उसके बाद आप ये इनमें इनमें क्या करना है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग जो आप करना चाह रहे हो ना, तो वही हम चाहेंगे कि हल्का सा जो है इनको नाकेशर पे रखेंगे अभी शुरू में, क्योंकि हल्का सा दीपन पाचन देना है। तो नागकेशर का घृत या फिर पंचतीर्थ घृत में नागकेशर मिला दीजिएगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा इसमें दाढ़ी मस्तक भी ऐड करिएगा, ठीक है। ठीक दीपन है पाचन मैम। बहुत अच्छे से जरूरी होगा इसमें। और वरुण का अनुपान रखिएगा। ठीक है मैम। जी। और नस्से के लिए भी इसमें जो है ना, थोड़ा सा आपको नस्से पे जो ध्यान देना। मार्केट में मैम वरुण आदि क्वाथ आता है, उसमें शिगरू थोड़ा सा मिला दूं, या अलग से वरुण और हाँ शिगरू कर का अलग सकते से? हैं। एक आता है उसका धूतापेश्वर का बृहत वरुणादि पाठ आता है, वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। धूतापेश्वर का है। और उसमें शिगरू पाथ हम लोग बनवा ही देते हैं, हम भी यही करते हैं, शिगरू पाथ का मिश्रण। क्योंकि शिगरू एटलीस्ट हमको अगर फ्रेश मिल जाए कहीं से, लीव्स मिल जाए शिगरू या तो फ्रेश मिल जाएगा, यहाँ तो हाँ बहुत ज्यादा हाँ, यही फ्रेश है। करिए, यही करिए। और अगर फ्रेश अच्छे से मिल जा रहा है ना, तो फिर शिगरू का जैसे हम लोग क्वाथ बनवाते हैं ना, तो क्वाथ बनवाने के बाद उसी क्वाथ को और उसके कल्प को मिला के हम सिद्ध करा लेते हैं, इसका तेल भी निकलवा लेते हैं ना। जी। शिगरू सत्कारी तेल भी बनवा के अपने पास रख लीजिएगा, और शिगरू क्वाथ उसको पिलाइएगा। और शिगरू तेल से मैंने जैसे मैं बताती हूँ कि जनरली अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा एरंड तेल मिला के, और थोड़ा सा जो है ये मैं हिंगवादी तेल की बात करती हूँ, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा। जी जी हिंगवादी मैम। तेल को क्या है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास सरसों का तेल होगा ना। हाँ जी। सरसों का तेल होगा, उसमें थोड़ा दशमूल है ना, और हींग डाल के, ठीक है,
ठीक दशमूल है और हींग डाल के उसको उससे संस्कारित करके, और नहीं तो हिंगवादी तेल अगर आप देखोगे तो मार्केट में अवेलेबल आ गया है, 2-3 कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, जी मैम। घर से थोड़ा, तो उसमें हिंगवादी तेल की मात्रा बस्ती यहाँ बहुत काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें शिगरू तेल मिला सकती हैं और थोड़ा सा एरंड तेल भी मिला सकती हैं और हल्का सा गोमूत्र अर्क मिला सकती जी मैम। है ना। और साथ में गृहिणी दृष्टि पे तो कार्य करना ही करना है, क्योंकि गृहिणी तो सबसे ज्यादा वो हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी अगर एडिनोमायोसिस या इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मेद धातु तक काम करना पड़ेगा, है ना, अस्थि धातु जी तक काम मैम। करना पड़ेगा। तो जैसे जनरली सर बताते हैं, हम लोग करते भी हैं सब, कुबेराक्षादी बटी है या फिर आरोग्य वर्धनी बटी है, इस तरह से हमें स्टार्टिंग में देने के बाद उसमें थोड़ा सा लेखन द्रव्यों का यूज करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा लघु वसन मालती जरूर दीजिएगा, थोड़ा अभ्रक दीजिएगा ना, अभ्रक जी मैम। शतपुटी अभ्रक मिल जाएगी उसको, और थोड़ा गिलोय सत्व उसमें मिलाइएगा। और साथ में जैसे मैं अक्सर क्या कहती हूँ, विडंग चूर्ण यहाँ काम करेगा, और थोड़ा सा या फिर विडंगादी लौह भी बहुत इफेक्ट करेगी यहाँ पे आपको। और जी मैम। साथ में थोड़ा सा यवक्षार मिला दीजिएगा, शंख भस्म भी मिला दीजिएगा। पुड़िया बनानी है तो आपको मात्रा कम करके मेडिसिन थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। कभी कभी हम आशीर्वाद सिंदूर ऐड कर देते हैं, कभी कभी ताम्र भस्म, कभी कभी काशीश भस्म, है ना। इस तरह से जी इसका पूरा एक बना के युक्तिपूर्वक चिकित्सा करिएगा। और थोड़ा सा काल मेघासव, है ना, और या फिर जी एक मैम। आता है पटोल पटोल कुटकी आदि, है ना, पटोल कटुरोहिणी क्वाथ, जी आप उसको अपने अकॉर्डिंगली ऐड करिएगा। और साथ में कांचनार तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो इस तरह जी से वस्तीकरण करके और थोड़ा सा नाभि पूरण एरण तेल से करके अधोदर पे लेपन करके उनको रखिए। 2-3 महीने रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छे से मैम। हिंगवादी तेल की इसमें बस्ती, नस से हम किससे शुरू करें? नस से अगर आप स्टार्ट कर सकती हैं तो शतपुष्पा तेल बेस्ट रहता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है अगर मैम। शतपुष्पा तेल अवेलेबल करा लीजिए तो इसे नस से देंगे तो बहुत इफेक्ट करेगा। और अगर शतपुष्पा की जगह कोई और सेकंड ऑप्शन, क्योंकि वो अभी एक बार बनाना बच्चा, पड़ेगा। अभी अभी बच्चा तेल ले सकते हो, बच्चा तेल तो मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो सरका क्षीर हाँ, वाला तेल मंगा लीजिए, क्षीर वाला तेल भी काम ये करेगा। शीर वाला है मेरे पास सर का, हाँ बचा तेल भी मैंने बनाया हुआ है तो वो हाँ, तो चल बीच बीच जाएगा। में ऐसा करिए, बीच बीच में ना, जैसे क्षीर वाला तेल 2 दिन दिया, फिर 2 दिन आपने बच्चा तेल दिया, फिर क्षीर वाला तेल दिया, फिर 2 दिन आपने शतपुष्पा तेल दिया, थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं तो इफेक्ट और अच्छा मिलता है। जी मैम। और ये जो मात्रा अवस्थी आपने बताई, ये चेंज कर करके ये कितनी दिन तक मतलब हाँ, उनको कंटिन्यू इसमें करूं? देखिए, इसमें कई चीजें आप मिला सकते हैं। देखिए बस्ती तो चल सकती है, बस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर महीने में हम्म। आप मतलब 12-15 बस्ती भी दे देंगे ना अल्टरनेट डे या 2 दिन के बाद, तो बहुत फायदा करती है। इसमें आपको नहीं, अपना वो चेंज करना। कंटिन्यू करवाने को तैयार है, उनको कोई इशू नहीं, उनको हाँ बस तो ये है कोई कि दिक्कत प्रॉब्लम नहीं से है आप, मुक्ति मिले। हाँ जी, हाँ हाँ तो जी। आप लगातार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस चेंज करना रहता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, हिंगवादी तेल ले लीजिएगा, और हिंगवादी ठीक है। तेल के साथ जैसे मैंने बताया कि उसमें भी अगर आप शिगरू तेल थोड़ा मिला लेंगी, थोड़ा सा एरंड तेल मिला लेंगे, थोड़ा गौमूत्र आदि तेल मिला लेंगे, 7 से 10 बस्ती आप ऐसे दे सकती है स्टार्टिंग की। उसके बाद चेंज करिएगा। तो जैसे मैंने बोला था, व्रत आदि क्वाथ बना हुआ आता है ना, व्रत आदि जी क्वाथ मैम। में आप फिर से थोड़ा शिगरू तेल और एरंड तेल मिला के दे सकती है ना। मतलब ठीक है, आपको मतलब लेखन लेखन बीच भी बीच देना में है, ये स्नेहन भी। निरुवस्ती, बीच बीच में निरुवस्ती भी या बीच बीच में या देती जाऊं और हाँ मात्रावस्ती हाँ भी। हाँ, तो तो इफेक्ट अच्छा जैसे मिलता है ना ये। निरुवस्ती, हाँ जी, जो जैसे निरुवस्ती देते हैं तो उसको प्रॉपर मधु सेंधा ये कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, क्वाथ में ही सिर्फ थोड़ा सा तेल डाल के उसको दे मैं, दूं? हाँ, मैं ये सेंधवादी तेल आप रख सकती हो, अगर आपको ज्यादा है तो थोड़ा सेंधवादी तेल की मात्रा मिला सकते हो, ठीक जी है, मैम। क्योंकि हमें अलग से नहीं मिलाना है। जो बन के उसको मेडिसिन आती हैं उन्हीं को हम ऑटो कलेक्ट करके देते उनको हैं। पेशेंट को ना क्लॉट्स भी आते हैं, उनको 6 दिन ब्लीडिंग रहता है और हाँ 2 दिन उनको प्रॉपर रहता है, तो 4 दिन वो बोलते हैं कि मेरे को क्लॉट्स आते हैं, मतलब बहुत हैवी हैवी आप क्लॉट्स भी आते हैं। हाँ तो आप ऐसा करिएगा, जैसे अभी आपको लग रहा है पीरियड्स जब आ जाते हैं, है ना, आने के बाद आपको गृहिणी दृष्टि पे काम करना है। और जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, है ना, तो पीरियड्स से आने से पहले जब हमारी जो जी होती है वो सेक्रेटरी फेज आ जाती है, उस समय आप फिर इनको अश्वगंधा वला लाक्षादी की या चंदन वला लाक्षादी तेल की बस्ती दीजिएगा। जी जी। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पहले अच्छे से शोधन कर लीजिएगा, गृहिणी दृष्टि को कम कर दीजिएगा, वायु का अनुलोमन कर दीजिएगा। और उसके बाद जब आप थोड़ा सा पोषण द्रव्य देंगी तो वो जो ब्लड बनेगा, जो दुष्ट ब्लड होगा, दुष्ट रक्त तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन अनुलोमन के साथ साथ जो है थोड़ा सा उसको गर्भाशय को जो है शक्ति भी मिलती है, ठीक है। तो अभी जी स्टार्टिंग से ब्लीडिंग को भी हमें बहुत ध्यान में रखना है। तो अगर पेशेंट के पीरियड किस समय आने हैं उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड करें। उसको मैम 24 डेज का उसका साइकिल है, तो 6-6 दिन उसको ऐसा पीरियड्स रहता है अभी और डेट कब बहुत थी, ज्यादा अभी पेनफुल रहता अभी है, की डेट, मतलब
अभी की डेट याद है आपको? 17 अगस्त मैम उन्होंने बताया था मेरे को। हाँ, तो 17 अगस्त है। तो आप अभी आप मेरे हिसाब से क्या कीजिएगा कि इस समय इनको कम से कम 7 बस्ती जो है आप हिंगवादी तेल की दीजिएगा, साथ में हल्का जैसे मैं क्या करते हैं, हिंगवादी तेल मैंने ले लिया 30 ml, ठीक है, उसमें जी मैंने जो है 20 ml मिला दिया आपका ये वाला शिगरू तेल, ठीक है, और ठीक बाकी है। जो है 15 ml मैंने आयरन मिला दिया, और 5 ml या 10 ml मैंने गो मूत्र का अर्क मिला दिया, कम जी मात्रा मैम। में मिलाएं। और फिर अभी जी उसको जी। एक हफ्ता वो वाली बस्ती दीजिएगा, ठीक है। आज डेट ठीक हो है। गई आपकी 28, ठीक है, 28 से लेके लगभग आप मतलब 7-8 तक वो दे दीजिए। और उसके बाद जो एक हफ्ता आपके पास बचेगा पीरियड वाला, या उससे पहले उनको पीरियड आता है, तो आप 5 तक दे दीजिए। 5 के बाद 5 से लेके 10 तक या 5 से लेके 15 तक आप चंद्रमा रक्षादीप पे आ जाइएगा, ठीक है। जी फिर मैम। आप और मैम ड्यूरिंग पीरियड्स भी उनको ये नसें दे ना सकते ना हैं? ना ना ना, एक ठीक है, हफ्ता उसको उसमें पूरा बंद कर देंगे। हाँ, ठीक। दवा खा सकती हैं लेकिन कुछ करना मतलब नहीं। उनको इतना ज्यादा पेन रहता है कि उनको मतलब एडमिट तक होना पड़ता है, इतना सीवियर पेन रहता है, और इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ मतलब करना पड़ता मात्रा था। बस्ती दीजिए, बहुत इफेक्ट आएगा। मेरे बहुत पेशेंट में इफेक्ट आया है, स्पेशली हिंगवादी तेल की मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा रिजल्ट। जी मैम। और ठीक है। मैम एक एक पेशेंट का और पूछना था, उसका 6 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है पोस्टीरियर मायोमेट्रियम में, और उनकी एज हम्म, 37 ईयर्स है। तो उनको वो क्या कंसीव मतलब कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि मतलब उनको एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने तो ये बोला कि इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कि फाइब्रॉइड इतना साइज है उनका। तो नहीं तो इस उनकी पैरिटी है क्या? उनके पास बच्चे नहीं है क्या? नहीं नहीं मैम, अभी उनका मैरिज 1 ईयर ही हुआ है मैरिज हुए को। और अभी मतलब उनका फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है, रिसेंटली हुआ है, 6 सेंटीमीटर का है। कोई पहले तो कराइए, पेपिस्मेर वगैरह एक बार करा लेना चाहिए, है ना, वो उस तरह के ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे केस में करा मतलब उनका लीजिए। लाइफ ऐसे है, वो मतलब सारा दिन बैठने का ही उनका जॉब है, ऑफिस जॉब है, तो सारा दिन मतलब फुल टाइम बैठने का है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं है, और बीच में तो फास्ट फूड वगैरह सब कुछ ही हो रहा है। वो वेट सब और आप हाइट ठीक बताइए, है। हाँ वो हाँ सब जी हाँ जी। बताइए। चेंज तो करना पड़ेगा, बीच में कितना भी सीरियस काम हो आपको 10 मिनट 15 मिनट के लिए बीच में गैप लेना ही पड़ेगा, 2 घंटा 2.5 घंटे के बाद, क्योंकि है ना। एक्चुअली मैंने भी उनको ये बोला था कि आपको हाँ पहले अपनी, जैसे आप बताते हैं कि अपनी जो जमीन है वो उपजाऊ होगी तो सब कुछ बढ़िया होगा, तो उनको एक्चुअली बहुत एलोपैथी से उनको ये मिला कि डॉक्टर ने बोला कि इसमें अगर आप कंसीव कर जाते हो तो अच्छी बात है, कि 6 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए थोड़ा उनको ऐसा था कि अगर नहीं भी ट्रीटमेंट कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, वो कराना पड़ेगा, नहीं तो वो साइज इंक्रीज कर जाएगा ना, और फिर जब कैविटी में पहले से इतना बैठेगा तो कहाँ वो सपोर्ट कर पाएगा जी प्रेगनेंसी को, जी वो जी समझाइए, मैम। है जी ना। मैम यही 6 बताया है। सेंटीमीटर तो अपने में ही ज्यादा है, 5 से कम होता है तो अच्छा रहता है। 5 से ऊपर आने का मतलब हो गया कि ये अब जो है वो प्रति साध्य अवस्था में आ चुका है। हम लोग जो मानते हैं कि 5 से नीचे होता है तो वो तो भी थोड़ा सा उसको सुख साध्य मानते हैं, और 5 से ऊपर से फिर वो प्रति साध्य में आता है। तो मेडिसिन उनको बहुत अच्छे से चला दीजिए, फिर तो वो अभी नहीं समझ रहे हैं, एज के साथ साथ वो बहुत तेजी से बढ़ेगा जी जी, प्रेगनेंसी। एज तो, हाँ एज तो भी हो ही गई है, फिर इस समय तो होना ही इसीलिए चाहिए। ना, ठीक इसीलिए है ना आप ठीक है प्रेगनेंसी ठीक जब है। आएगी तो दिक्कत होगी, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से फॉलो अप में ले लीजिए, फिर वो ट्रीटमेंट होता रहेगा उनका। पहले वो अपनी हेतु जो इतना ज्यादा है तो पहले उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी थैंक यू। सरोज मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एमनीसिया के बारे में आप कह रहे थे, जी तो एमनीसिया का ये आपने सारा बहुत अच्छा बता ही दिया, उसमें जनरली वैसे तो रह नहीं जाता, लेकिन मेरा जो ये रहता है कि इसका कारण कहाँ से पैदा हो रहा है। तो कारण सबसे पहले जो पैदा होता है वो लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन का जो पार्ट होता है टेम्पोरल लोब में, डायनसिफेलान एंड टीलेनसिफेलान की बाउंड्री है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक अंगूठी समझ लीजिए, ये अंगूठी की जो बाउंड्री है वो हिप्पोकैम्पस है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट, और अंगूठी का जो एंड है वहां पे दो गांठें टाइप की हैं, वो एमिगडाला है। दोनों एमिगडाला के बीचों बीच में हाइपोथैलेमस है, और ठीक अंगूठी के बीचों बीच में थैलेमस है। तो थैलेमस रिले सेंटर का काम करता है, कि मतलब कोई भी काम ब्रेन को करना होता है तो सबसे पहले थैलेमस के पास सेंसेशन आते हैं, और उसके बाद ये ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज में जाते हैं।
ये सारे सेंसेशन। तो पर्टिकुलर एरियाज में जो सेरिब्रम के एरियाज हैं वो हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब इसमें से सारे के सारे मोटर फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है, और बाकी के तीनों लोब जो होते हैं वो सेंसरी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्रंटल लोब में सबसे पहला जो एरिया हुआ वो हुआ प्री मोटर कॉर्टेक्स, जो सेंट्रल सल्कस के ठीक आगे वाला है प्री मोटर कॉर्टेक्स। इसका काम क्या होता है कि ये जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, जैसे हम चलते हैं, हमारी इच्छा हुई तो हमने कोई भी काम किया, तो वो प्री मोटर कॉर्टेक्स करता है। प्री मोटर को ऑर्गेनाइज मतलब स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। कोई भी इस तरीके के इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को इनिशिएट करने का काम प्री मोटर कॉर्टेक्स करता है। और प्री मोटर कॉर्टेक्स के ठीक आगे वाला एरिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जो मूवमेंट प्री मोटर कॉर्टेक्स ने इनिशिएट किए उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उनको चालू रखने का काम करता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। यहीं पे एक एरिया होता है फ्रंटल लोब में जिसे ब्रोकाज मोटर एरिया कहते हैं, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया कहते हैं, कि मतलब जो हम बोलते हैं, सोचने के बाद जो हम बोलते हैं वो काम इसका होता है। और एक हायर फंक्शनिंग का काम सेरिब्रम के फ्रंटल लोब का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे आगे की तरफ होता है, वो करता है। उसके काम होते हैं थिंकिंग, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड पर्सनालिटी। तो ये 5 फंक्शन इसके होते हैं। इसके बाद हम अगर जो बाकी के सेंसरी और एरियाज को देखें तो फ्रंटल लोब से ठीक पीछे की तरफ पैराइटल लोब होता है। इसके काम होते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी एंड सेंसरी, नहीं सेंसरी स्पीच एरिया, यस, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी एंड सेंसरी स्पीच एरिया। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने का काम, ऑडिटरी सुनने का काम, एंड सेंसरी स्पीच एरिया जो वर्निक्स एरिया होता है वो पैराइटल लोब में होता है। तीसरा है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजन का काम करता है, तो विजुअल एरिया हो गया। फिर आता है टेम्पोरल लोब, जो हमारे सेंसेशन होते हैं टच, पेन, प्रेशर वगैरह वाले, वो सब यहाँ से जनरेट होते हैं टेम्पोरल लोब से। टेम्पोरल लोब में ही हमारा सारा लिम्बिक सिस्टम का खेल है। लिम्बिक सिस्टम में जो बैठा हुआ हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पेट में तितली चलने जैसी अनुभूति हो रही है, तो वो बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम होती है। या कई बार क्या होता है, तितली चलने के अलावा डर कई बार लगता है और डर की वजह से डायरिया हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। भयज अतिसार बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो इसके बाद हम आते हैं हिप्पोकैम्पस और क्या काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो हम साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो ये हो गई शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जिंदगी भर चलाते रह पाए वो होता है हिप्पोकैम्पस के कारण लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गई, ये हिप्पोकैम्पस के कारण। हिप्पोकैम्पस के जो एंड होते हैं एमिगडाला, एमिगडाला क्या काम करता है, जो डर की अनुभूति होती है हमें, वो एमिगडाला की वजह से। जो एग्रेशन, गुस्सा आता है, वो बिकॉज ऑफ एमिगडाला की वजह से। एमिगडाला को स्टिमुलेट कर दीजिए तो फियर बढ़ जाएगा, डर बढ़ जाएगा। और एमिगडाला को स्टिमुलेट कर दीजिए तो एक तो डर बढ़ जाएगा, दूसरा एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा आएगा। तो मेनिया वगैरह कई बार यहाँ की वजह से डेवलप हो जाता है, जिसे उन्माद कहते हैं, एमिगडाला के हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से। एमिगडाला को खत्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो क्या होगा क्या, सामने शेर भी आ जाए तो भी हमें डर नहीं लगेगा, हम मुस्कुराते रहेंगे। मतलब मेलोइंग इफेक्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। ठीक है। एमिगडाला को डिस्ट्रॉय करने की एक बीमारी है क्लूवर बूसी सिंड्रोम। क्लूवर बूसी सिंड्रोम, एमिगडाला की वजह से एक और काम होता है कि जो हमारी मेमोरीज हैं वो आगे का हमको कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन पीछे का सब कुछ याद रहेगा। इसको कहते हैं एंटीग्रेड एमनीजिया। आगे का कुछ नहीं। हाँ, हेलो रवि सर, आपका म्यूट हो गया गलती से। रवि सर, डॉक्टर रवि कुमार सर बोल रहे थे सर। हाँ सर, हाँ ठीक है, बोलिए मिश्रा जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इसको जैसे एमिगडाला को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी एक बीमारी होती है क्लूवर बूसी सिंड्रोम।
एक होती है एंटीग्रेड एमनीजिया। क्लूवर बूसी सिंड्रोम क्या होता है, उसमें कुछ लक्षण मिलते हैं जैसे विजुअल एग्नोसिया। विजुअल एग्नोसिया क्या होता है कि हम किसी चीज को देख के पहचान नहीं पाएंगे, देख के पहचान नहीं पाएंगे, इसको कहेंगे विजुअल एग्नोसिया। क्योंकि देख के पहचान नहीं पाएंगे तो हर एक चीज हमारे पास आएगी तो उसको मुंह में डालेंगे, मुंह में डाल के कोशिश करेंगे कि शायद मुंह में डाल के इसको पहचान सकें। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ओरेलिटी, हाइपर ओरेलिटी विजुअल एग्नोसिया। इसके अलावा सामने शेर भी आ जाए तो डर नहीं लगेगा, है ना, या हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, मेलोइंग इफेक्ट, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्लेक्सिडिटी रहती है, मतलब बॉडी फ्लेक्सिड टाइप की रहती है, कोई इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता। हाइपर सेक्सुअलिटी, बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी फीलिंग डेवलप होती है इसमें। इतने अच्छा, इसके बाद भूख लगी हो ना लगी हो खाना खाते रहेंगे, हाइपरफेजिया। तो क्लूवर बूसी सिंड्रोम या एमिगडाला को डिस्ट्रॉय करने के कारण ये इतने सिम्टम जो हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा एंटीग्रेड एमनीजिया, इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। जिस समय हमारी एमिगडाला में इंजरी हुई उससे पहले की सारी चीजें याद रहेंगी, उससे आगे का कुछ नहीं याद रहेगा। कई बार देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, पीछे का सब कुछ बता देते हैं लेकिन आगे का उनको कुछ नहीं याद होता है, जिस समय इंजरी के बाद का कुछ नहीं याद रहता है। और इसमें भी वही क्लूवर बूसी सिंड्रोम की तरीके के सारे सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यही टेम्पोरल लोब में सारी कहानी घट रही है, तो इसी की वजह से टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी हो जाया करती है। तो एपिलेप्सी के साथ में ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये एमनीजिया का प्राइमरी कारण तो हमारा ये हिप्पो ये क्या कहेंगे इसको, लिम्बिक सिस्टम हुआ, और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई है। और सेकेंडरी कारण हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स हुआ, जो हमारा फ्रंटल लोब में है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां की इंजरी। कई बार अल्जाइमर्स डिसीज, वहां जो होती हैं वो एकदम ड्राई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो वो कहाँ की हो सकती हैं, वो आइदर यहाँ की लिम्बिक सिस्टम की भी हो सकती हैं या फ्रंटल कॉर्टेक्स की भी हो सकती हैं। तो उसकी वजह से अल्जाइमर्स डेवलप होता है। तो ये सारी कहानी सर इसकी एमनीजिया की जो मुझे पता है वो ये है। ठीक, बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू सर। नाम सर? थैंक यू। हाँ सर पेशेंट आ गया राजकिशोर। अच्छा, उनका नाम क्या है? राजकिशोर जी, वो गैलेक्सी 8 होंगे सर। ठीक है, इनका केस टेकिंग किससे करवाना चाहते हैं? कोई भी कर ले सर। वीडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। राजकिशोर जी कृपया वीडियो ऑन करिए। सर चले गए वो, मिश्रा जी चले गए, जितेंद्र मिश्रा जी। नहीं सर, नो नेम करके है, नो नेम गैलेक्सी 8 करके। अभी नहीं है, अभी चले गए। वीडियो ऑन करेंगे तो दिखेंगे ना। ऑडियो ऑडियो नहीं जा रहा, ऑन करना पड़ेगा। एक मिनट, ऑडियो उनका नहीं जा रहा है। वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा, ऑडियो भी। ठीक है, तब तक डॉक्टर हरीश बत्रा जी, सर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। आप भी कुछ बता सकते हैं सर, आपका कुछ नॉलेज है तो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। सर अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा ना सर, मेरे को। कोई बात नहीं, आपको जब मन करे, कंफर्टेबल हो। ग्रुप में नया जुड़ा हूँ सर, अभी रिदम बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा सर। हाँ, आपकी बात सही है। ठीक है, और कोई केस बताना चाहते तो बताइए, तब तक जितेंद्र मिश्रा जी के पेशेंट जोड़ रहे हैं। जी सर। हाँ सर बताइए। सर मेरे पास एक 17 इयर्स की लड़की आई थी, उसको श्वेत प्रदर था। हाँ। तो मैंने उसका हेतु वगैरह तो पूछा था कि वो जो वहाँ जब आइलेट्स कर रही थी वो, तो उसमें वो बाहर खा लेती थी रोज कुछ ना कुछ। थोड़ा क्लियर बोलिए ना, समझ नहीं रहा क्या कर रही थी वो? सर आइल्स कर रही थी, आइल्स अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट दे रही थी फॉरेन जाने के लिए। हाँ। तो वो वहाँ पर रोज ना कुछ बाहर से खा लेती थी, कभी टिक्की खा ली, कभी गोलगप्पे खा लिए। हाँ। तो उसको श्वेत प्रदर था, तो सर मैंने उसको मेडिसिन दी थी, चंद्रप्रभावती, सुपारी पाक और वंग बसम और कुटकांडक बसम। हाँ। तो वो सर
डेढ़ वीक में ठीक हो गई थी, 1.5 हफ्ते में। जी। लेकिन वो जब से श्वेत पदर ठीक हुआ है, वो कह रही है कि यूट्रस वाले एरिया में ना उसे पेन हो रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? पेन क्यों हो रहा है? वेगावरोध है क्या? वो सर मैं पूछ रहा था, कह रही कोई नहीं, बस जब से मेडिसिन खाई है, जब से लिकोरिया ठीक हुआ है तब मेडिसिन से से नहीं होता है, मेडिसिन से वही। नहीं होता है। नहीं, वो कह रही थी कि जब से वो प्रॉब्लम ठीक होगी ना तब से हो रही है। नहीं तो उनका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखिए ना। मैंने पूछा था सर, वो कह रहे कि हो रहा है। लेकिन ये सब दवाइयों से ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने जी सर। मेडिसिन से क्योर किया और यूट्रस में पेन होने लगा। आप मेरे हिसाब से, अंजना मैम बताएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये दे दीजिए, 10 मूला रिश दे दीजिए। ठीक है सर। 50 सर 50 ml दिन एक में और 3 बात बार थी, करो। उसका हीमोग्लोबिन 10 आया था और कुछ नहीं था उसमें। जी, अंजना मैम से पूछिए। अंजना जी मैम सर। पूछिए ना। अंजना मैम। अंजना मैम शायद बिजी है। आकांक्षा मैम या कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं, ये केस में क्या करना चाहिए। ऐसा मुझे तो नहीं कुछ लग रहा कि कुछ नहीं और है। सर। हाँ, हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ सर, बिजी नहीं है, थोड़ा सा वो मोबाइल को वैसे करना पड़ता है। मैं ये पूछ रही थी सर से, सर ने क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्या केस था, एक बार थोड़ा सा बता दें फिर से। जी जी मैम। मैम उसको श्वेत पदर का प्रॉब्लम था और उसका फास्ट फूड खा लेती थी रोज, कुछ ना कुछ, जैसे टिक्की खा ली, कभी गोलगप्पे खा ली, कभी चाट खा लिया। क्या खा रही थी, क्या खा रही थी? फास्ट फूड हाँ, और गोलगप्पे। अच्छा फास्ट फूड, हाँ फास्ट फूड, ठीक सर, ठीक। गोलगप्पे पानी पूरी हाँ होगी, टिक्की होगी, हाँ। चाट होगी, ऐसी चीजें रोज कुछ जी ना कुछ खा लेती थी, तो वो मैंने जी बंद जी करवा दिया था। जी साथ में जी मैंने चंद्र वटी, स्पारी पाक और जी वंग बसम और कांडक बसम दी थी। तो उसको जी सर। 1.5 हफ्ते में मैम ठीक हो गया था सब कुछ। अब वो कह रही है कि यूट्रस वाले एरिया में ना उसे दर्द हो रही है। एक्चुअली सर देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें जो है ना मेन कॉज क्या था। तो अगर प्रदर है, श्वेत पदर की कंप्लेन है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं पीआईडी है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जिसे योनि व्यापन हम लोग कहते हैं। योनि व्यापन है मतलब कि कॉज क्या था श्वेत पदर आने का। तो यहाँ पे इसका चेकअप बहुत जरूरी होगा। जैसे आप कहें इसको सर्विक्स का एग्जामिनेशन, वेजाइना का एग्जामिनेशन, वल्वा का एग्जामिनेशन, और स्पेशली जो है पीवी एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन अगर है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जैसे हमारा आयुर्वेद कहता है कि योनि मतलब होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आटा एज ज्यादा गुथा गया है तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, तुम रोटी बना वेल लेना। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एज वेल एज इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो हमें यहाँ पे इन्फेक्शन का कॉज देखना पड़ेगा। आप एज ए जेंट्स डॉक्टर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो यूरिन सीएस करा सकते हैं। यूरिन सीएस उनको करा दीजिए। उनको, मुझे जहां तक लगता है उनको इन्फेक्शन है, मे बी कि उनको सर्विसाइटिस, सर्वाइकल इरोजन हो, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी सी पुरानी है। और एक बार शुगर वगैरह की जांच करा लीजिए, टीएलसी डीएलसी भी उनका कराइए एक बार, है ना। और थोड़ा सा एलएफटी वगैरह देख लीजिए। और ऐसे केसेस में हमें जनरली क्या होगा कि जैसे हम लोग अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं, तो यहाँ पे हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन पे फिर से एक बार डिपेंड करना पड़ेगा कि हम केवल प्रदर अगर सोच के चल रहे हैं, तो प्रदर का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको स्तंभक द्रव्य दे दें और प्रदर रुक जाए। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि हमें रूट पे जाना पड़ेगा कि रूट क्या है, उसका कॉज क्या है, और कॉज से ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि ये अगर दृष्टि है, ये भी एक तरह की रक्त धातु रस धातु की दृष्टि है, तो इसको हमें यहाँ से ठीक करना है। तो फिर वही गृहिणी पे आ जाएंगे हम। और जब गृहिणी पे आएंगे तो आहार शुद्धि पे आ जाएंगे, और आहार शुद्धि पे आएंगे तो हमें मनोविकार पे भी और जो है शारीरिक विकार पे भी, दोनों पे हमें एक बार ध्यान देना होगा। जैसे मैं अक्सर करती हूँ, तो पेशेंट को मैं पहले उसकी डाइट, बिल्कुल जैसे आपने बताया वो एकदम गलत डाइट ले रही है, उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत डिस्टर्ब होगा, एक बार उनको बहुत अच्छे से आप काउंसलिंग कर दीजिएगा। और उसके बाद पेशेंट को स्टार्ट करिए। जैसे दीपन पाचन की बात होती है, या पेन ज्यादा हो रहा है तो पंचकोल चूर्ण थोड़ा सा दीजिए, और साथ में पंचतिक्त घृत दीजिए, मॉर्निंग आवर्स में दीजिए, और साथ में थोड़ा कालमेघासव के साथ दीजिए यहाँ पे इसको। उसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको लगता है पेशेंट की प्रकृति ठीक है और बहुत ज्यादा प्रकृति नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस को आरोग्य वर्धनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुबेराक्षादी से भी स्टार्ट कर सकते हैं खाने से पहले। और खाने के बाद में यहाँ पे त्रिफलकीर्ति का रोल है, लघु वसंत मालती का रोल है, संजीवनी का रोल है, त्रिवंग का रोल है, गिलोय का रोल है, अभ्रक भस्म भी दे सकते हैं, शतपुटी। और साथ में सबसे बेटंगारी लोह वगैरह या बेटंगारी चूर्ण वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहेंगे, तो हम सौभाग्य शुंठी को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो हम आसन देंगे, तो आप पतरांगासन, रुद्रासन मिला के भी दे सकते हैं,
या फिर एक भी, दोनों में से देख सकते हैं। पतरंगा सब भी दे सकते हैं या लोधरा सब, दोनों मिला के बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा काचनार और चंद्रभावटी दीजिए। थोड़ा सा एरंड तेल अगर पॉसिबल हो तो एरंड तेल के साथ में दशमूल तेल की मात्रा बस्ती कर दीजिए। और पेशेंट को थोड़ा सा इसने वो नाभि पूरण कर दीजिए। तो जो मेन कॉज है, आप अभी आपको लग रहा है प्रदर उसका ठीक नहीं हुआ है, वो आपने उस समय जो चिकित्सा दी थी उससे क्या है कि वो, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है शॉर्ट टर्म रिलीज और एक होता है कि हमें हमेशा के लिए रिलीफ करना। तो अगर हमें सही से पेशेंट को देना है, रेस्पॉन्स देना है, तो हमें फिर ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ता है और उसका जो मेन हेतु है उस पर कंसंट्रेट होकर चिकित्सा करनी पड़ती है। तो मेरा तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब ड्रग और दवा मैं कुछ इस तरह से करती हूँ प्रदर की। कभी भी जो प्रदर है उसको आपको तुरंत रोकने का नहीं करना है। प्रदर का जो कॉज है, प्रदर का जो हेतु है, प्रदर क्यों हो रहा है, उसका जो खान पान से लेके और जो दृष्टि पहले की हो चुकी है, उस दृष्टि को पहले हमें वहां से कार्य करेंगे तो फिर अगला जो अगली धातु जो बनेगी वो शुद्ध बनेगी, तब उसको परमानेंट रिलीफ हो जाएगा। जी सर। मैम टेस्ट के नाम बता सकती हैं एक बार दोबारा? हाँ मैं बता दूंगी। उसमें आपको HB%, TLC, DLC, ASR करा लीजिए। RBS या ब्लड शुगर के करा लीजिए। आप फास्टिंग भी करा सकते हैं, नहीं तो RBS करा सकते हैं। एक बार LFT करा लीजिए। गहरी दृष्टि के लिए एक बार हो सके तो विराल टेस्ट भी करा लीजिए, सिंपल टेस्ट है। और यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी जरूर करा लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर उधर कोई इन्फेक्शन होगा तो यूरिन थोड़ा सा बता देती है, क्योंकि आप लोग जेंट्स डॉक्टर हैं। अगर कोई लेडी स्टाफ आपके पास है तो हम वजाइनल स्टाफ का कल्चर भी भेज देते हैं ऐसे केसेस के लिए। लेकिन आप अभी यूरिन CS करा लेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिले। शुष्क त्रिफला यहाँ सर का काम करता है। शुष्क त्रिफला का बहुत अच्छा रोल है। त्रिफला गुग्गुल का बहुत अच्छा रोल है। तो एड ऑन करना होता है बीच बीच में मेडिसिन को, एक ही मेडिसिन हम लगातार नहीं चलाते हैं। तो आप पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, कुछ मेडिसिन 1 हफ्ते की चला दीजिए, फिर बताइए, ठीक है? अंजना मैम प्रणाम। जी सर, नमस्कार सर। जी सर, प्रणाम सर प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम सर, बताइए। अंजना मैम एक मेरी क्वेरी थी। जी एक बताइए। एक पेशेंट है जी जिसको प्रतिशाय है, हाँ ठीक है। अम्लधर्मी अम्लपित्त है, जी सर। और इसके अलावा शुगर उसका बॉर्डर लाइन है, हम्म ब्लड प्रेशर है, हम्म और समथिंग गृहिणी रोग भी कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, एंड फैटी लीवर है ग्रेड 1 का। हम्म। तो इसमें मैंने जो ट्रीटमेंट डिजाइन किया है वो बताइए डिजाइन, सर, आप हाँ, आपने तो एक, अच्छा ही किया होगा, आपका तो एकदम परफेक्ट रहता है। बताइए जी। लेकिन मैंने जो ट्रीटमेंट डिजाइन किया है मैं इसको शॉर्टन करना चाह रहा हूँ, है ना? तो बताइए। इसलिए जो मैंने ट्रीटमेंट डिजाइन किया है, एक तो वृक्क दोषर काढ़ा जो पतंजलि हम्म का आता है, और दूसरा सर्वकल्प काढ़ा। हम्म। ये हाँ। प्रोस्टेट एंड लीवर की पैथोलॉजी पे काम करेगा। हम्म दूसरा मैं इसको देना चाह रहा हूँ अविपत्तिकर चूर्ण और लघु सूतशेखर कामदुधा, है ना? हम्म ये प्रवाल पंचामृत भी इसी में डालना चाह रहा हूँ। हम्म। प्रतिश्चाय की पैथोलॉजी के लिए मेरा एक तीसरा कॉम्बिनेशन और बनेगा, उसमें सितोपलादी टंकण गोदंती आ जाएगा, है एक्चुअली ना? सर क्या बोल रहे हैं ना कि बॉर्डर लाइन डायबिटिक भी है पेशेंट, है ना, हाइपरटेंसिव वही, बॉर्डर हाँ लाइन है। तो हाँ फिर हाँ, थोड़ा सा आपको ड्रग्स का जो चुनाव करना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो क्योंकि अविपत्तिकर भी मीठा है, हाँ, उधर सितोपलादी भी मीठा है। मैं देखिए, मैं होती तो मेरे को, जैसे मैंने एक पिक्चर छोटी सी बनाई, पेशेंट तो आप ही देख रहे हैं, BMI वगैरह आपको पता होगी। मगर जी मैं, मेरे से जैसे कोई ऐसे पूछेगा या मैं किसी की हेल्प करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं पहले गृहिणी दृष्टि पे काम करूंगी, क्योंकि सारा जो उनका कॉज जो है वो मेन गृहिणी दृष्टि है। और गृहिणी दृष्टि को अगर हम सही कर लेंगे तो हम आधे से ज्यादा रोग हमारे यहीं जी ठीक हो जाएंगे। जी तो जी मैं जी। ये तो अभी बातस पत्तस कफज नमान के सामान्य गृहिणी दृष्टि की बात करती हूँ। तो यहाँ हाँ पे मैं दीपन पाचन ड्रग शुरू कर दूंगी, जैसे ही, जैसे मैं अक्सर करती भी हूँ। तो हाँ पेशेंट को मैं अगर देना चाहूंगी यहाँ पे, तो मैं फिर थोड़ा सा पंचतिक्त घृत दूंगी और हाँ। उसके साथ में आरगवत दूंगी यहाँ पे उसको, या लेकिन फिर निशोत दूंगी। जी लेकिन जी अगर अगर मैं यहाँ पे घृत दूंगा ना, तो जी ये जी। अम्लधर्मी अम्लपित्त है, जहाँ पे अम्लता और द्रवता ऑलरेडी बढ़ी हुई है। हाँ सर, मैं बता रही हूँ ना आपको, पहले इसीलिए मैंने इसे विरेचन कराया ना उसको। जितना भी अच्छा। उद्रवता होगी तो वो विरेचन के द्वारा कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी। पंचतिक्त घृत जी अपने आप में बहुत अच्छा विरेचन करता है। और थोड़ा हाँ सा अगर आपने उसमें एड ऑन कर दिया अम्ल ये वाला,
आधारभूत कर दिया या निशोध कर दिया तो बहुत अच्छा वहां पे काम हो जाएगा। और अगर उसको आपको उसके बाद भी अगर आपको अनुपान की जरूरत पड़ रही है ना यहाँ पे, तो जी अनुपान में आपके पास यहाँ पे जैसे पटोल है ना, पटोल जी जी। कषाय का पटोल कषाय दे दीजिए, है ना, पटोल हाँ आदि हाँ कषाय खाली दे दीजिए, या हो सकता है पेशेंट ले पाए आपके तो पटोल कटरोहिणी कषाय भी मात्रा कम कर दीजिए, लेकिन आप दे सकते हैं डायलूट करके, है ना। फिर जी मैं जी क्या करूंगी, फिर मैं यहाँ खाना खाने से पहले उसको थोड़ा सूर्य शेखर दूंगी, जैसे आपने दिया, मैं जी। खाने से पहले उसको थोड़ा सूर्य शेखर दे दूंगी। थोड़ा सा गुलकंद भी आप मिला सकते हैं, जो ऊपर वाला मिश्रण हमने बनाया पंचतीर्थ घृत के साथ में, वहाँ गुलकंद भी मिलाया जा सकता है, और अभी जी नहीं भी मिलाएंगे तो भी चल जाएगा। फिर सूर्य जी शेखर देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, थोड़ा सा खाने के बाद शुष्क त्रिफला ऐड ऑन कर दूंगी। और जी बीच में अगर आप देना चाहते हो तो थोड़ा सा पेशेंट को, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा उसको वो हो रहा है, अम्लपित्त हो रहा है, वो भी द्रवीय अम्लपित्त हो रहा है, तो द्रवीय अम्लपित्त के लिए आपके पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आप सब जानते हैं। तो जैसे एक आपने तो जोड़ा, हाँ आपने कामबुधा जोड़ा ही है या परिवार पंचम में जोड़ा ही है, तो जी यहाँ पे अगर हाँ पेशेंट ले लेता है तो परिवार इसको आप मुक्ता पिष्टी दे सकते हैं, मुक्ता जी शुक्ति भस्म भी चल जाएगा, लेकिन अगर पेशेंट ले पाए तो मुक्ता पिष्टी दे दीजिए। थोड़ा सा जी धात्रि रसायन भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें तीनों चीजें देखनी है दिमाग में ना, गहरी हाँ दृष्टि तो हमें दूर करनी है, साथ में हमको शुगर भी देखना है, हमें हम्म प्रतिशाय भी देखना है, और हमें जो हम्म है वो ब्लड प्रेशर भी देखना है। तो थोड़ा सा हम्म यहाँ पर हल्का सा अगर हमें ऐड करना होगा तो हम सूक्ष्म त्रिफला इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि वहाँ प्रतिशाय पे काम कर देगा सूक्ष्म त्रिफला। और जो पंचतीर्थ घृत है, मैं हम्म। उसका नस्य भी करा सकती हूँ यहाँ पे पेशेंट को, है ना, सिंपल है। अच्छा। क्योंकि हाँ हाँ पंचतीर्थ घृत का नस्य बहुत फायदा कर जाएगा, और पंचतीर्थ हाँ घृत का पान मेडिसिन के साथ कर जाएगा। और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐड ऑन करेंगे तो जैसे मैंने बताया मुक्ता पृष्टि या फिर मुक्ता शुक्ति, और हाँ साथ में जैसे आपने बताया धात्री रसायन, थोड़ा सा हम्म परिवार पंचरमृत गिलोय सत्व आप यहाँ डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम्म। अगर पॉसिबल होता है तो कपर्दिका डाल दीजिए, कपर्दिका बहुत अच्छा रोल काम करती है यहाँ पे। इसको हाँ गुलकंद के साथ मिला के दे सकते हैं आप, है ना, जी इसको जी आप यहाँ जी। पे गुलकंद के साथ मिला के दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम आहार शुद्धि अच्छी हो जाए, गृहिणी दृष्टि ठीक हो जाए, क्योंकि गृहिणी से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जी गृहिणी दृष्टि ठीक उनको होगी तो एक्चुअली आहार धातु ठीक बनेगी। जी सर। उनको एक्चुअली प्रतिशाय वगैरह वो हैदराबाद में रहते हैं, आंध्र हाँ प्रदेश, और प्लस आईएएस पाचक, ऑफिसर। हाँ प्लस पाचक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा उधर मिल जाएगा ना अच्छे से, हाँ इधर आई नॉर्थ में तो कम मिलता है, उधर मिल जाएगा रस पाचक वगैरह। हाँ रिटायर्ड आईएएस हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो हाँ उनका हाँ। आज मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने जी उनका ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया। तो डिज़ाइन करने के बाद मैंने देखा कि मैं अच्छा इसमें अविपत्तिकर और सितोपलादी पे इसलिए आया क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है। वो केवल किसी ने उनको पढ़ा लिखा दिया होगा कि खा लो डायबिटीज़ की दवाई, मुझे नहीं लगता उनको डायबिटीज़ है हाँ ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि वो इतने ज्यादा वो हैं, तो ऐसे हाँ पेशेंट, क्योंकि आप जरूर देखिएगा कि वो लोग गूगल करेंगे, नहीं गूगल हाँ करेंगे तो उनके चार लोग खुद ही उनको कहीं ना कहीं वो करेंगे, तो वो खुद ही बता देंगे कि आपको तो पहले से डायबिटीज है, डॉक्टर साहब ने चीनी वाली दवा भी दे दी है, आयुर्वेद ऐसी करता है। तो जी हम उस कंफ्यूजन में पड़े ही ना सर, मेरा हाँ। मानना ये है ना, अच्छा कि हम अपना, हाँ जी जी इसमें सर जी मेरा मेरा आपसे जो ये था कि पूछने का कि जी मैं सर। कोई एक ऐसी ड्रग सेलेक्ट करना चाहता था जो कि जी एक साथ एसिडिटी हाँ पे, अम्ल पित्त पे और हाँ। प्रतिशाय दोनों पे काम कर सके। ऐसी कौन सी हो सकती है? सर ऐसा अग्नि अग्नि को आप प्रदीप्त कराइए ना, अग्नि को प्रदीप्त कराने के लिए मैंने आपसे बोला ही कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिंपल आप जो है पंचतीर्थ घृत को साथ में जो है ना, आप मैंने कहा जैसे धातु रसायन ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा मुक्ता शुक्ति ऐड कर दीजिए, मतलब आपको एड ऑन तो करना ही पड़ेगा। या पेशेंट केवल आपको कहता है कि टेबलेट फॉर्म में मुझे खाना है, तो हाँ टेबलेट फॉर्म में तो फिर हमारे पास जो मेडिसिन उस तरह हमें जाना पड़ेगा। तो आप हम्म, सूर्यशेखर और रसपाचक दे सकते हैं एक साथ में, है ना, और हम्म। इधर आप सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं उसके बाद में, क्योंकि खाने के बाद में। सूद शेखर मैं हाँ देना चाह रहा हूँ क्योंकि सूद शेखर में शुंठी है और वो द्रवता को कम कर देगी, तो एक करेगा करेगा बेनिफिशियल पक्का करेगा, मुस्तक की भी टेबलेट आ गई है सर, नागर मोथा भी यहाँ चीज है। काम कर और जाएगा, है और ना। मैं इसमें हाँ आमल की भी दे सकता था। आमल की चूर्ण भी अम्ल और द्रव, अम्ल पित्त जहाँ पे होता है वहां पे द्रवांश का काम अवशोषण करता करता है, है। इसीलिए मैंने धातु रसायन बोला ना आपको। फिर जब हमें चूर्ण ही देना है तो हम रसायन फॉर्म में देंगे, तो थोड़ा सा हाँ ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा हमें, और कहते हैं ना जितनी अच्छी भावना की दवा बनी होती है उतना अच्छा वो इफेक्ट भी करती है। जी बाकी जी। तो बाकी तो बहुत अच्छा, आपने खुद ही बहुत अच्छे से ट्रीट की, मतलब बताया मुझे, मैंने खुद कहा आपका परफेक्ट रहता है,
बस हमें ये लगता है कि क्योंकि पेशेंट बहुत ही अवेयर हो गए हैं, और जैसे आप कह रहे हो कि हाई ग्रेड हाई क्लास पेशेंट है, तो वो उसके टेस्ट तो वैसे भी होते हैं कि वो कहीं भी ऐसे बात एक्चुअली करता है, और फिर गूगल गूगल बहुत बड़ी चीज होती है ना, वो सीधे एक्चुअली देखेगा बाकी चित्तोपलाटी में क्या है, अभिपत्ति कर में क्या है, तो उसके माइंड को थोड़ा सा वो गलत इफेक्ट ना जाए, मैंने इसलिए आपसे ऐसे कहा। बाकी पेशेंट्स जो होते हैं वो तो हमारे बताए अनुसार दवाई ले जी, लेते हैं, अंधभक्त लेकिन उसे कहते हैं ना, वो लोग अंधभक्त होते हैं, ये लोग अंधभक्त नहीं होते ना, इसीलिए। और इनका क्या होता है कि ये सेलेक्टिव मेडिसिन लेते हैं कि मतलब कम से कम। अब जी जी हमारे पास ये चैलेंज आ जाता है कि मैं कम से कम मेडिसिन में कैसे ये इतनी सारी बीमारियों ठीक का हो जाएंगे, आप प्रिस्क्रिप्शन। ठीक कर लेंगे, एकदम ठीक कर लेंगे। आपके साथ आपके बराबर कौन है, आप ये सोचिए, जब आप मेडिसिन दीजिए किसी पेशेंट को, आप ये आप सोचिए कि आप आपके बराबर नॉलेज और अनुभव किसके पास हो सकता है। बस आप ठीक हो, आप पेशेंट को ठीक अब कर आप लोगों का लेंगे। आशीर्वाद है मैम, सब आप लोगों की कृपा है कि नहीं, आप आप लोगों अच्छा की कर रहे सोच। हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, बहुत आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मॉडर्न आयुर्वेद दोनों के। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो मुझे अपना लखनऊ वाला पूरी नॉलेज याद आती है, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत डीपली आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को मॉडर्न भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया जाता था। और जब आप बोलते हैं तो मुझे सारी चीजें पुरानी पुरानी याद आती है, लेकिन मेरा क्योंकि एक क्षेत्र निश्चित हो गया है ना गायनिक का, और गायनिक नहीं बड़ा वो तो बिजी है ही शेड्यूल है। रहता है, तो मेरे को पुराना, इसलिए जब आप बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है यार ये नॉलेज जो है मेरी दोबारा से एक बार रिकवर हो रही है, और मैं इसको सब फिर आप से जैसे आपकी तरह विद्वान पढ़ से रही हूँ। ही अर्जित है सब, मतलब आप ही जैसे टीचर्स नहीं हमको सर, मिले विरासत में, और मैं धन्यवाद करता हूँ सबका कि उन्होंने एक ललक जगाई ये सब सीखने की। बहुत अच्छी अरे बात है सर, बहुत बहुत हेलो। अच्छी बात है, सब कुछ आना चाहिए जितना पॉसिबल हो उतना। अभी कल जो हम कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए तो उसमें पुजारी जी को जानते ही होंगे, एनसीएसएम के जो प्रेसिडेंट हैं, जी उन्होंने हाँ। यही कहा कि किताबें तो इतनी ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम एक भी किताब ठीक से पढ़ ले, मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि उसको अच्छे से मनन कर लें और उसको जी हम अप्लाइड ले लें, तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। केवल एक ही किताब जैसे चरक संहिता को ही ले लें, तो कोई भी बंदा अपनी लाइफ, इतना कम लाइफ स्पैन है उसके पास, चाहे वो 100 साल भी जीवित रह लेगा, लेकिन पूरी चरक संहिता को वो नहीं समझ पाएगा, चाहे उसकी जिंदगी में पूरा वो डेडिकेट कर दे कि हम खाली चरक ही पढ़ेंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें चीजें बनी हुई है ना, कि हमें लगता है कि हमारे जो एक जीवन है वो उसके लिए बहुत कम है। बहुत अच्छा बोले थे पुजारी जी का, थोड़ा मेरे पास वो भी है, ऑडियो है तो मैंने टेप किया था, कुछ मैंने बनाया था वीडियो उनका, तो मैं आप लोग के समक्ष उसमें ग्रुप में डालूंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें पुजारी जी ने की, जिससे इंस्पायर मिले। वंदना मैडम भी रही है साथ में, कुछ वंदना मैडम कुछ मैं, दोनों आप लोग को बताती जी रहूंगी बीच बीच में। रियली इन्होंने आयुर्वेद को इतना जी। अच्छे सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया कि आज के वैद्य उसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं है, और हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, हकीकत जैसा उन्होंने बताया, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। अभी आयुर्वेद बहुत 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 गहरा है, हम लोग केवल एक ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल है, और हम उसको उतना डीपली ले ही नहीं पाएंगे। और वो सच कह रहे थे कि ये जीवन तो बहुत कम पड़ जाएगा अगर हम आयुर्वेद के बारे में कितना भी कर ले, लेकिन हम पूरा आयुर्वेद नहीं जान पाएंगे कभी भी। ये उनकी बहुत जी सही बात थी, और मुझे भी मैं ऐसा ही। मैं मैं तो अभी सर जो आईएएस ऑफिसर जिनकी बात कर रहा था ना, वो भी काफ़ी जी अप्रिसिएट कर रहे थे मुझे। जी तो जी मैंने कहा कि सर क्या कहते हैं, हम लोग पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी 1% भी आयुर्वेद या एलोपैथ बिल्कुल सीख सर, पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 ज्यादा हमारे पास ज्ञान का सागर है, एक जी मोती मिल जाए वही बहुत है हम लोग के पास। जी सर। हाँ, जी तो जितना आता है उसी में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी जी। और बाकी ज़िंदगी पड़ी है पूरी सीखने को, ऐसे ही सीखते सीखते एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे सब लोग। मैम मेरे सर कहते होते थे कि जिन्होंने लिखी है चरक संहिता, कह रहे वो आपका सोचते हो 50 साल 60 उम्र किए होंगे, कह रहे जिन्होंने इतनी किताबें लिख दी, इतना चीजें लिख दी रसायन वाजीकरण रिजुविनेशन के ऊपर, कह रहे उन्होंने खुद ऊपर ना एक्सपेरिमेंट किए होंगे। कह रहे आप कैसे सोचते हो कि आप 60 साल में सारा कुछ सारी आयुर्वेदा सीख लोगे, जिनको लिखने में 300-400 साल लग गए होंगे। सही बात है। जी सर, एकदम सही बात है जी। मैं भी कभी बीमार पड़ता हूँ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खुद ही पे करता हूँ। सर उनका, हाँ सर, वीडियो ऑन हो गया सर। ठीक है, उनका केस टेकिंग किससे करवाना चाहते हैं? कोई भी कर ले सर। वीडियो ऑन कराइए, वीडियो। कर दे। पांडे जी वीडियो ऑन करें सर। वीडियो ऑन करिए जी। किससे केस टेकिंग कराना चाहते हैं?
मिश्रा जी बोलिए। कोई भी कर ले सर, मिश्रा जी कर ले। आप बताइए सरोज मिश्रा जी, आप करेंगे केस टेकिंग? जी सर। हाँ करिए। बोलिए, स्टार्ट आवाज आ रही करिए। है मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी प्रणाम सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? राजकिशोर पांडे। पांडे सर, आपकी एज क्या हो गई? ये तो सर 50 हो गए। अच्छा, क्या परेशानी? परेशानी, लास्ट ईयर मैंने हेल्थ चेकअप करा था, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ा हुआ था। ठीक है। उसके बाद से मैंने वैद्य जी के पास गया, चौबे जी के पास, जी और मेडिसिन चला रहा था। मेडिसिन के बारे में तो चौबे साहब ही बताएंगे। हाँ हाँ और स्टोन भी कुछ है इसमें था, इसमें अपना किडनी में स्टोन था 4.8 का। जी जी जी। दो यही मेन प्रॉब्लम है। आपका जन्म कब हुआ था? जन्म है सर अक्टूबर 1971। अक्टूबर 22 अक्टूबर 1971। ठीक है। अच्छा, काम क्या करते थे आप? काम तो अभी जॉब करता हूँ, क्या क्या नौकरी करते हैं? कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अच्छा, तो मतलब एक तरीके का फील्ड वर्क होगा आपका, या दोनों है, ऑफिस? फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क भी है, ये ऑफिस वर्क भी है, दोनों है। अच्छा अच्छा अच्छा। खान पान में क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा, तो मुझे सादा खाना ही अच्छा लगता है, मैं सादा खाना ही खाता हूँ मैं। सादा खाना। मीठा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा लगता है? कड़वा भी, मतलब कड़वा भी खाता हूँ और मीठा बहुत कम खाता हूँ। हालांकि जो मैं शुगर टेस्ट कराया था तो शुगर कम आया था, तो डॉक्टर अच्छा, ने एडवाइस किया मीठा खाना शुरू करिए, तो शुगर कम अभी आया था तो? हाँ, शुगर कम आया था। हाँ। आपका पेट वगैरह साफ हो जाता है रेगुलर? पेट मतलब क्लियर नहीं होता है। मैं अभी जैसे डॉक्टर साहब से ले रहा हूँ मेडिसिन, तो कुछ बेहतर है, मतलब पहले से। क्या छाती के ठीक नीचे जहाँ छाती पेट से जुड़ती है वहाँ कोई जलन महसूस करते हैं? नहीं, वो बीच बीच में कभी कभी होती है, मतलब हमेशा नहीं होती है, हाथ जैसे पैर के सांस तो। तलवों में जलन? हाँ, ये होता है, मतलब ये पहले होता है। ये ज्यादा होता था लेकिन अभी कम हो रहा है। कभी पेशाब में जलन? पेशाब में जलन इस टाइप का तो वो भी कभी कभी, मतलब रेयरली कभी कभी। अच्छा, मुंह का स्वाद कैसा रहता है? मुंह का स्वाद तो ठीक रहता है। जीभ दिखाएंगे आप अपनी जरा? हाँ, दिखा सकते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक उसमें है। प्रोस्टेट भी, जो टेस्ट करा था प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था। प्रोस्टेट कितने ग्राम का है आपका? जितनी अभी याद नहीं है, करीब 10 महीने हो गया हमको टेस्ट कराया हुआ है, 10 महीने से मैं डॉक्टर अच्छा साहब के अच्छा, क्यों संपर्क में। कराया था, क्यों कराया था, क्या दिक्कत हो रही थी? इतनी दिक्कत नहीं, हमारा रेगुलर में कराते रहता हूँ साल 1.5 साल में। अच्छा, दिक्कत नहीं हो रही थी, मतलब वैसे ही कराया तो प्रोस्टेट बड़ा हुआ आया? पिछले साल कराया था तो उसमें कोई इशू नहीं था। हाँ हाँ ये हाँ। इस बार कराया था तो बड़ा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, बाकी लीवर ठीक ठाक है? अल्ट्रासाउंड वगैरह कभी हुआ? अल्ट्रासाउंड तो कराया था, अल्ट्रासाउंड तो ठीक था, कोई इशू नहीं हम्म। था लीवर में। अच्छा, घी भी कितना खाते हैं? घी पहले कम खाता था, लेकिन अभी जब से डॉक्टर साहब का मेडिसिन ले रहा हूँ, हम्म। रेगुलेटेड घी है वही ले रहा हूँ। डॉक्टर इससे साहब ने आपको सही बताया, थोड़ा घी आपको खाना शुरू करना पड़ेगा। और ये जो मेरी तरफ से ये डायग्नोसिस जा रही है, ये इनकी क्षारधर्मी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। इट इज़ इनकी क्षारधर्मी प्रकृति भी इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बन रही है। ही इज़ बॉर्न ऑन अक्टूबर, अक्टूबर के हिसाब से ये क्षारधर्मी है। दूसरा, इनका जो रीनल स्टोन एक प्रॉब्लम कभी डेवलप हुई थी, तो वो रीनल स्टोन का भी कारण इनकी क्षारधर्मिता ही है। तो यहाँ कहीं पे पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण भी बढ़ा हुआ है। कभी कभार इनको बर्निंग सेंसेशन रही है, हाथ पैर के तलवों में कभी कभार जलन महसूस करते हैं, और इनका स्टूल भी क्लियर नहीं होता है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो होगा, कोलेस्ट्रॉल में लिपिड प्रोफाइल बड़ा है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है सर? ब्लड प्रेशर सर ये 75 to 100 के बीच में रहता है। 75 to 100, अच्छा ठीक है।
इसको सर थोड़ा जो आपको डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी ने बोला है घी खाने को ना, तो वो आप कंटिन्यू रखिए, नहीं तो इसमें फर्दर ऑन ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना की तरफ जा रहे हैं आप, ये बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो हमारा लो ही रहता है सर। नहीं अभी तो लो है, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरीके से खिल के आए नहीं ना, अभी इसको तोड़ देना है थोड़ा। और घी में कुछ यही है कि मार्केट में घी ढंग का मिलता नहीं है, कोई भी घी लो तो उसमें विश्वास होता नहीं है, और देसी गाय घी का घी मिले तो बेहतर है। गाय का घी खाइए, देसी घी मार्केट में पतंजलि वालों का ले लीजिए, उनका ठीक ठाक है ना। पतंजलि में थोड़ा डाउट होगा, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अरे जो अगर गवर्नमेंट किसी के पीछे पड़ जाए छोड़ेगी क्या किसी को वो FSSAI का लाइसेंस मिलता है तो ऐसे ही थोड़े मिल जाता है किसी को। तो इतनी चीज़ें गवर्नमेंट तो किसी के भी पीछे पड़ जाएगी तो कुछ ना कुछ खामियां निकाल ही देगी। दिक्कत है कि देसी गाय का घी मिले तो बेहतर है, देसी गाय का घी मिलना मुश्किल हो जा रहा है। आप जैसी अवेलेबिलिटी है, आप फरीदाबाद में रहते हैं तो फरीदाबाद में अवेलेबिलिटी आपको जो ट्रेड मार्केट में जो घी मिलता है, डिफरेंट कंपनियां जो डिज़ाइन करती हैं, उसमें भी जो अच्छी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट कम कमाती है, प्रॉफिट शेयरिंग इनकी कम रहती है, वो अच्छा ही बनाते हैं। और ये जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, आप ये समझिए कि FSSAI का लाइसेंस मिल के तब आते हैं। FSSAI ऐसे लाइसेंस किसी को नहीं देता है ना। तो आप छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो या तो अपनी गाय पालें, वो संभव नहीं है ना, तो रिलाई इन्हीं लोगों पे करना पड़ेगा। और बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो कंट्रोल हो जाएगा। अर्जुन की छाल का काढ़ा और बाकी प्रॉब्लम्स जो साथ में यहाँ पे और निकल के आ रही हैं, उन पे काम करके थोड़ा गृहिणी और पेट साफ करना, मतलब पेट साफ रखना, ये सबसे बड़ी नीड है आपकी। इसके अलावा आपका कुछ क्या कहते हैं, टोबैको वगैरह कुछ तो नहीं है? कुछ भी इस टाइप का कुछ भी नहीं, टोबैको वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार इससे भी कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर डाइट वगैरह हो जाती है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं ऐसा तो कभी कुछ रहा नहीं, कभी मतलब अट्रैक्शन ही नहीं हुआ मेरा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो इनका हो गया है, बाकी और कोई कुछ पूछना चाहे तो। जितेंद्र मिश्रा जी, आप क्या देने वाले हैं? हाँ सर बताइए सर। आप क्या देने वाले हैं, क्या सोचे हैं, क्या प्लान किए हैं? सर अभी तो ये कि इनकी मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो ट्रीटमेंट तो इन्होंने ब्रेक करके लिया बीच में, तो अभी तो इनको मैंने दीपन पाचन ही दिया था, और साथ में इनको विबंध था, तो मैंने थोड़ा सा रेचक औषधियाँ भी दी थी। तो फिर अभी वमन के लिए मैंने प्लान किया, फिर विरेचन के लिए प्लान किया, ठीक ना। हाँ। तो अभी ये मैंने इनको चित्रकाति वटी से दीपन पाचन, अभी एक घी तो बमन के लिए काफी दिन से ले गए थे, लेकिन अभी टाइम नहीं था, तो बमन के लिए फिर प्लान कर, तभी दूसरा दिन इनका है सर, पंचतृप्त घृत दिया है। ठीक है, शशि मैम कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं? शशि मैम आप कुछ बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। प्रोस्टेट के केस में मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पेशेंट थे, मैंने ट्रीट किया था, तो प्रोस्टेट के केस में बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है। इनका कॉन्स्टिपेशन जैसे ही रिमूव होता है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट थे वो 62 के एज के थे और सर को रात में 3-4 बार उठना पड़ता था, प्रोस्टेटोमेगाली उनका भी केस था। तो जब बस्ती दिया था तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा फील हुआ था, तो उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो रूट कॉज जो है प्रोस्टेट वगैरह का वो सारा कॉन्स्टिपेशन है। तो मुझे लगता है इनके केस में दीपन पाचन और लुलोमल अगर सही से चलेगा तो उतने से भी ठीक हो जाएंगे। पंचकर्म हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। बस्ती मात्रा बस्ती हो नहीं पाती क्योंकि दूर रहते हैं, ठीक ना। तो बस्ती इनका प्लान किया, अभी जो हमारे पास आएंगे स्नेहन स्वेदन के लिए, उस समय मैं बस्ती दूंगा, और इसके फिर इनको अभी ना घर पे भी मैं बस्ती प्लान करूंगा। तो बस्ती क्योंकि का होता है क्या सर, रेक्टम का लोड पड़ता है प्रोस्टेट पर, एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेद में भी है और भी पैथीज में है कि मेन कॉन्स्टिपेशन है, तो जहाँ कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाती है तुरंत जो प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तुरंत रिजॉल्व हो जाती हैं।
तो होता मैंने है। तो दिया था बस्ती क्या एनीमा ही दिया था शुरुआत में पेशेंट को, क्योंकि वो फैटी लीवर भी था उनका हाँ हाँ। और कॉन्स्टिपेशन की पुरानी हिस्ट्री थी। मतलब बैंक एम्प्लॉय थे, बैंक में पिताजी चीफ मैनेजर पिताजी थे। भी आए थे प्लेटफॉर्म पे, तो उनको भी उस समय यही था, बस विबंध हो रहा था और गैस बनती थी, और जिसके और भोजन सही नहीं हो रहा था, जिसकी हाँ वजह बस, से उनको प्रोस्टेट डेवलप किया था। उनका भी हाँ यही हेतु था। प्रोस्टेट का मेन रीजन यही है जो मतलब समझ में मेरे को आता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन रिमूव हुआ तो बस्ती जो है बहुत बढ़िया काम करेगी। आप नीरू अनुवासन अगर करके दे लेंगे तो और अच्छी बात है। मतलब दूर है पेशेंट ना, तो सर देख लीजिए, तो उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आज आपने बस्ती दी है सुबह अगर नीरू, शाम को पेशेंट को फर्क महसूस हो जाएगा। हाँ हाँ। इतना मतलब सडन रिस्पांस आता है प्रोस्टेट के केस में। कृषि बॉस, जी डॉक्टर साहब प्रणाम। खुश रहिए। इसमें एक्चुअली प्रोस्टेट का इनका कोई सिम्टम आ ही नहीं रहा है अभी तक, है ना। तो प्रोस्टेट को हम लोगों का जैसे ये इनको कॉन्स्टिपेशन जो डेवलप हुआ उसका रूट का जानने की कोशिश अगर हम करें तो ये कहीं ना कहीं ये लीवर से रिलेटेड जा रहा है ना। हाँ वो तो लीवर से तो रिलेटेड रहता ही है। कभी हाँ, भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एलोपैथी हाँ, के हिसाब से देखेंगे तो लीवर तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। अगर लीवर इन्वॉल्व नहीं है तो इसलिए मैंने कहा ना दीपन पाचन अनुलोमन तो चलना ही चलना है, जो डॉक्टर जी, साहब ने चलाया है। मतलब मैं इस वजह से बता चांदी रही का थी कि फोटो मेरे पास पहले का है, पहले लीवर तो इन्वॉल्व है, ये ग्रेड 2 का इनका फैटी लीवर शुरू में, ये मेरे पास बहुत पहले से, 5-6 महीने पहले से ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बीच में ट्रीटमेंट ब्रेक हो गया था, तो लीवर तो इन्वॉल्व है इसका। हाँ अच्छा, तो इसमें इसमें डॉक्टर जितेंद्र जी, इसमें जो मैं चाहूंगा ना, एक काढ़ा देना चाहूंगा, इसमें फल त्रिकादि क्वाथ देना चाहूंगा। अच्छा। फल त्रिकादि क्वाथ क्या करेगा कि लीवर को झकझोरता हुआ, लीवर को झकझोरता हुआ सारा पित्त निकाल के रेचन करा देगा गृहिणी से। ठीक है, जो फल त्रिकादि काढ़ा है वो ठीक लीवर पे ही काम करना शुरू करता है। बहुत कड़वा होता है, पेशेंट ले नहीं पाते। मैंने कई बार पेशेंट्स को चलाया है, मना कर देते हैं डॉक्टर साहब। पटोल कटोल होनी थी, चला था मैम, पटोल कटोल चल रहा था। अच्छा अच्छा, जो आप चला रहे हैं वो भी अच्छा ही है। तो इसमें जो लीवर के लिए मेरी जो ड्रग आप चॉइस, या तो मैं पतंजलि वाला सर्वकल्प चलाना चाहूँगा या फलत्रिकादि चलाना चाहूँगा, साथ में एक यूरिन के लिए, क्योंकि इनको रीनल कैलकुलस स्मॉल कंक्रीशंस हैं कहीं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के रास्ते में, तो ये उस पे भी काम कर जाएगा। और जो प्रोस्टेट 19-20 का जिसकी वजह से थोड़ा सा जब उनको आया आ था रही, तो गोखरू पेशेंट और को तब 10 मूला रिस्ट चला दें और साथ जी में अभया रिस्ट। चंद्रप्रभा गोखरू चला था सर। अच्छा, अभयारिस्ट और हाँ जी अभयारिस्ट 10 मूला रिस्ट तो चला सकते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग काढ़ों में विचार कर रहे हैं ना, तो एक तो सर्वकल्प या फल त्रिकादि में से एक दे दें, और दूसरा वो गोखरू का काढ़ा या वरुणादि कषायम या वृक्कदोषर काढ़ा, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, तो ये रीनल कंक्रीशंस को भी ले उड़ेगा। ठीक है, और ये प्रोस्टेट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उनको भी रूल आउट कर देगा। फिर साथ में ये गोक्षुरादि गुग्गुल चलेगी एक अपान काल में, और साथ में एक आरोग्यवर्धनी चलेगी समान काल में दूध के साथ। ठीक है, इसके अलावा इनको चलेगा एक क्या कहते हैं, अगर केवल स्वर्णगैरिक मिल जाए तो ठीक, नहीं तो शतावरी चूर्ण चला दें, शतावरी चूर्ण या शतावर्यादि घृत चला दें, सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, तो हमने उष्ण तीक्ष्ण गुण कम तब कर पाएंगे जब उष्ण तीक्ष्ण पित्त की द्रवता बढ़ा पाएंगे। पाचक पित्त की द्रवता बढ़ाने के लिए शतावर्यादि घृत बेस्ट चॉइस रहेगी, अगर जो ये दे सकें तो अच्छा रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए कभी भी चिंता ना करें, कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। शतावर्यादि घृत चलाइए, गुड कोलेस्ट्रॉल जाएगा उसमें। कोलेस्ट्रॉल के लिए एक काम और कर सकते हैं, मैंने अपने पेशेंट्स को कराया है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अर्जुन वगैरह, अर्जुनारिस्ट वगैरह दे सकते हैं इसमें। मैं उसको नहीं देती, मैं तो सिंपली ये बोलती हूँ कि आप सुबह 3-4 पत्ते या 5 पत्ते करी पत्ता खाओ, तो उससे भी बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल लो आता है। वैसे डाइट इनकी जिस तरीके की फिजिक है, जिस तरीके की इनकी ब्लड प्रेशर वगैरह कम जा रहा है, तो इनका कोलेस्ट्रॉल की तरफ तो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा कि बढ़ कैसे गया इनका, है ना। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
या तो अपने आप ही नॉर्मल आ जाए, कई बार लैब रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं तो उसकी वजह से हो सकता है ना। लेकिन अगर जो बढ़ा भी है तो थोड़ा अर्जुन क्षीरपाक वगैरह या अर्जुन का काढ़ा या अर्जुन अरिष्ट वगैरह दे के ये कंट्रोल में आ जाएगा ये तो इजीली। और अदरवाइज नहीं भी देते हैं तो हमारे जितने भी गुग्गुल प्रिपरेशन है सारे हाइपरलिपिडीमिया में काम करते हैं ना। तो ये गोचुरा बमन विरेचन से भी तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा नॉर्मलाइज। वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो बमन गुग्गुल विरेचन जब प्रिपरेशन करेंगे तो बेस्ट आ आज जाएगा इनका उससे। दूसरा स्नेहपान है सर, आज इनका दूसरा स्नेहपान है बमन अच्छा के। अच्छा, इसमें जो गोक्षुरादि गुग्गुल वगैरह हम दे रहे हैं ना, आरोग्यवर्धनी दे रहे हैं, तो यही कोलेस्ट्रॉल को ले डूबेगी, इसी से ही कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं। पेट साफ करने के लिए, पेट साफ कराने के लिए एक तो पित्त की हम द्रवता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक कोई ड्रग जो लीवर पे काम करना, लीवर से स्टार्ट होती हो, गृहिणी से स्टार्ट होती हो काम करना, जैसे हमने आरोग्यवर्धनी वटी में ऑलरेडी कुटकी दे रखा है, तो आरोग्यवर्धनी वटी सार्किट विभाजन भी अच्छा करेगी, लीवर पे भी कार्य करेगी और धातु लेवल पे भी सार्किट विभाजन अच्छा करेगी क्योंकि उसमें ताम्र मिला हुआ है। अच्छा, काकमाची स्वरस दे दें साथ में। साथ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये दिया जा सकता है, आपका क्या कहते हैं ये एरंड तेल, जो कि मुंह से ही विरेचन कराना शुरू करता है, सीधे मुंह से विरेचन कराना शुरू करता है ऊपर से नीचे तक। इनका थोड़ा सा सामता भी थी जिह्वा में, और जिह्वा में क्रैक्स भी थे, हाँ। क्रैक थे, और वो कहीं ना कहीं अम्लपित्त की संप्राप्ति इसमें है हिडन पीछे, जिसकी वजह से जिह्वा में क्रैक्स आ रहे हैं। एक तो जिह्वा में क्रैक्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ इनको यूरिनरी सिस्टम में स्टोन बना हुआ है। दो तीन चीज़ें इसमें ऐसी आई जो कि ये प्रूव कर रही हैं कि ये उष्ण तीक्ष्ण गुण पित्त का बढ़ा हुआ है। इसको हमने रूट कॉज लेके इसको ठीक करना जरूर पड़ेगा, तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मेजॉरिटी चीजें क्षारधर्मिता शो कर रही ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्षारधर्मिता इसलिए शो कर रही है, एक तो इनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में, ठीक है, वो भी क्षारधर्मी प्रकृति जा रही है, ठीक है। दूसरा रीनल कॉन्क्रीशंस, हाँ, रीनल कॉन्क्रीशन क्षारधर्मी बीमारी है, ठीक है। अम्लधर्मी कल्पों से चिकित्सा करनी है, अम्लधर्मी कल्पों में तो इनको ऐसा साइड वर्क है, इनका इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन यस एग्जैक्टली। हाँ, तो डॉक्टर साहब इनके में स्ट्रेस फैक्टर होगा बहुत ज्यादा। हाँ, तो बस रूट कॉज वही है, फैटी लीवर का रूट कॉज है स्ट्रेस, एक्चुअली इनके कॉन्स्टिपेशन का भी रूट कॉज है स्ट्रेस। जो मिड लाइन क्रैक है जीभ पे, वो पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। ये हमने डॉक्टर जितेंद्र जी, हमने लीवर पे अगर जो काम करने को फोकस किया जाए, ठीक है, ये पेशेंट अपने आप सारे सिस्टम ठीक होते चले जाएंगे, हमने अलग अलग सिस्टम देखने ही नहीं। ठीक है, ये तो अब हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, शुभ रात्रि। सर इनका बमन कराए ना? हाँ कराइए, पक्का कराइए। हाँ, तो 2 तारीख को है बमन इनका। और ये सर इनमें इनको भूमि आंवला काल मेघ भी चला है, ठीक ना सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया चला है। और घी जरूर खिलाओ आप इनको, घी खिलाओ। गाय का देसी घी मेरे पास से जाता है, गाय का देसी घी खाते हैं सर। हाँ, इनको आदत डलवाइए और इनके दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इनका लिपिड प्रोफाइल कहीं बढ़ा हुआ है ना। कि लिपिड प्रोफाइल इतना मेजर कॉज नहीं है, मेजर कॉज है कि लीवर प्रॉब्लम। सर एक क्वेरी थी सर। जी पूछिए सर। आपने ठीक से बताया कि अर्जुन अरिष्ट और एक बताया था अर्जुन क्षीरपाक बताया सर, दोनों में डिफरेंस बराबर सर जरा। डिफरेंस इसमें क्या है कि अर्जुन क्षीरपाक जो होता है वो 3 कप दूध में 1 कप पानी डाल के अर्जुन को काढ़ा पकाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, अर्जुनारिष्ट जो होता है वो एक हम लोगों की अरिष्ट कल्पना होती है कि जो काढ़ा बना के उसमें गुड़ वगैरह डाल के उसको फर्मेंट करके देते हैं, तो जो अरिष्ट होता है वो इजीली स्रोतस में पहुंच जाता है, ठीक है। ये बाकी आप अर्जुनारिष्ट और अर्जुन क्षीरपाक के उसमें पांडे जी बोल रहे हैं शायद आप। सर नहीं, मैं तो अभी न्यू ज्वाइन किया है सर, आपका डिस्कशन मेरे को इतना अच्छा लगा है सर। जी डॉक्टर बत्रा। अच्छा, मतलब आप डॉक्टर हैं, मतलब पेशेंट नहीं है ना? नहीं सर नहीं। हाँ,
तो अर्जुन क्षीरपाक और अर्जुनारिष्ट का तो यही है कि जब डिफरेंट स्रोतोगामी गामित्वता हमको बढ़ानी हो तो अर्जुनारिष्ट के तौर पे हमको देना चाहिए, लेकिन उसमें हमको ये देख लेना चाहिए कि कोई अंडरलाइंग डिसीजेज जैसे पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ऐसी कंडीशन में अर्जुनारिष्ट की बजाय अर्जुन क्षीरपाक वगैरह चला देना चाहिए, है ना। तो एक युक्ति लगा के क्या क्या हम दे सकते हैं ऐसा करके। सर मैं जिम से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो अर्जुन क्षीरपाक है वहाँ पे हमने ये भी देख लेना चाहिए कि ये जहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट कम हो जिन डिसीजेज में, वहाँ पे अर्जुन क्षीरपाक अगर हम दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जहाँ पे कफ की मांद्यता हो, कफ की मंदता हो, तो वहाँ पे, या कफ का स्नेह गुण जहाँ पे कम हो, तो वहाँ पे अर्जुन क्षीरपाक के तौर पे अगर हम देते हैं तो एक बढ़िया रिजल्ट ये दे सकेगा। मेरा तो यही अप्रोच है, बाकी सर हमारे हाँ, पाठक सर बेहतर बता अभी हम सकें। कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, सबको सोना है अभी। ठीक है, जी। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम।